तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CHS JNV स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं राज मौर्य, आप लोगों के SST का मेंटर। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी सर, CHS क्लास 11th पे जो है आर्ट्स और कॉमर्स का जो है एक डिटेल सिलेबस का वीडियो बना दीजिए। और उसमें मेन आप लोगों की क्वेरी आ रही थी सर SST का। ठीक है, तो मैं बच्चों की ये क्वेरी देखते हुए मैंने आज जो है फाइनली एक वीडियो बनाने की सोचा हूँ। और आज जो हमारा वीडियो जो होने वाला है CHS क्लास 11th का आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप का डिटेल सिलेबस। वैसे मैं बता दूं, जो आर्ट्स का तो जो भी सिलेबस उसको क्लियरिफाई किया गया है, लेकिन कॉमर्स वालों में जो है थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं है। तो मैं अपने बोल सकते हो अनुमान से आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो इससे पहले जो है आर्ट्स और कॉमर्स का जो है एक साथ कंबाइंड एग्जाम होता था, लेकिन इस साल से जो है आर्ट्स का अलग एग्जाम और कॉमर्स वालों का अलग से एग्जाम हो रहा है। तो हम लोग बिना किसी भी देरी किए हुए अपना सिलेबस देखते हैं। आपको पता है जो क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला आर्ट्स का सिलेबस है, और इसमें आपको पता होगा जो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश ये रहते हैं सब्जेक्ट्स, और रहते हैं यहाँ पे SST के रूप में आपके रहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और साथ में कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और लास्ट में कुछ जो है आपके मैथ्स से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो होता है वो आपका SST कवर करता है। ठीक है, SST कवर करता है, और इससे लगभग आपके 60 to 70% जो क्वेश्चन है आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी का बाकी तो आपको पता ही है, 15 से 20 क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं, और मैथ से बहुत ही रेयर क्वेश्चन। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा केवल और केवल SST का। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके SST का टॉपिक देखते हैं जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे इतिहास जो कि आपका हिस्ट्री है उसका मैं सिलेबस सामने लिख दिया हूँ, और आप लोग देख सकते हो जो इसमें जो है आपका इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और क्लास 10th मैंने इसको दो भाग में इसको समझाने की कोशिश की है। जो एक क्या है आपका इंडियन हिस्ट्री, और एक है आपका क्लास 10th में जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, या फिर उसी का हम वर्ल्ड हिस्ट्री करके पढ़ेंगे। एक जो हिस्ट्री आपका इंडियन हिस्ट्री, इसमें जो है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, एक क्या है आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एक है आपका एंशियंट का रहेगा, एक रहेगा आपका इसी में मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री, और एक है आपका मॉडर्न पार्ट। ठीक है, ये 3 जो है पोर्शन रहते हैं हिस्ट्री के। और उसके बाद जो है आप क्लास 10th में जो आप पढ़ रहे होगे जो कि आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार, प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म। इसके अलावा भी कुछ और चैप्टर्स हैं जो कि मिक्सिंग टाइप से रहते हैं। और इधर जो है हमारा इंडियन हिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका एंशियंट में हड़प्पा सिविलाइजेशन, दूसरा में राइज ऑफ मगध, और इसी के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे जो भी राजवंश आए, जैसे मौर्य डायनेस्टी हो गया, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी हो गया, अशोक हो गया, फिर उसी में हम लोग वर्धन डायनेस्टी, इन सब को कवर करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। और ये जो है हमारा सबसे बड़ा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसमें जो है हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी बातें हैं उनको पढ़ेंगे अपने जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद जो है हमें मिडिवल हिस्ट्री में जो है हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत मतलब जो दिल्ली के आसपास जो भी राजवंश का, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, जैसे आप नाम जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उसके समय में जो भी स्मारक बनाए गए, ठीक है, ये सब जो बनाए गए उन सब का हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी बोलो, इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, बाबर के बारे में पढ़ना है, अकबर के बारे में फिर पढ़ना है, जहाँ शाहजहाँ के बारे में पढ़ना है, उसने कौन सा मोनूमेंट बनाया, इन सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। फिर है कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स आए, जैसे हर्षवर्धन के शासन काल में जो है फैंस आया, चीनी यात्री फाहियान वगैरह। फिर आगे जो है और भी ट्रेवलर्स आए, अल्बेरुन आया, इन सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आगे है एक टॉपिक मैंने बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। इससे भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बताइए जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो है भारत का वाइसराय कौन था, या फिर 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहीं से कवर होंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, जो अगला टॉपिक है हमारा रिवोल्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो
जो भी हम देखते हैं अंग्रेज आते हैं हमारे यहाँ, तो उन सब के विरुद्ध जो है बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है, बहुत सारे विद्रोह हुए। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं, रिवोल्ट हैं, उसको देखेंगे। और उसके बाद हमारे समाज में कुछ कुप्रथा थे, ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है। तो इन सब को दूर करने के लिए जो भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब के बारे में भी हम लोग को देखना है। और इसी में आप लोग स्लोगन वगैरह भी ध्यान रख सकते हो, जो किसने कौन सा स्लोगन दिया। उसके बाद हमारा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है हमारा कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट। यानी जिस समय कांग्रेस की स्थापना है उसके बाद जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला था उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इन सब में जो है सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक बनता है वो है आपका, मोटा मोटी जो मैं बता दूं, वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिएवल हिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सिलेबस के ऊपर, जो कि है हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस। तो ज्योग्राफी के सिलेबस को भी मैंने दो पार्ट में बांट रखा है। एक है आपके क्लास 10th का ज्योग्राफी, और एक है जो कुछ अलग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। ये है आपका क्लास 10th और ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्लास 10th के ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, जो आपके क्लास में लिखा हुआ है, रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड विल्ड एनिमल्स, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और ये जो है आपका, ये एक तरह से बोल सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज। और उसके बाद कुछ मैन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं, जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा मैं इसमें डिटेल बता दूं क्या क्या है। जो रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, जो आप लोगों को जो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे आपका इसी में रहता है आपका जो परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय संसाधन, इस तरह की बातें जो आप लोग पढ़ते हो किसमें, इसी में। उसका लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज, इसमें जो है कौन सी मिट्टी जो है कहाँ पे पाई जाती है, इसमें कौन से तत्व रहते हैं, नहीं रहते हैं, फिर कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, इन सब के बारे में भी इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। फिर है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में ही आप लोगों को डैम वगैरह पढ़ना है। डैम हो गया, जो कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी पे स्थित है, ठीक है। यानी इसी में आपको पढ़ना क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी, ठीक है। उसके बाद है फॉरेस्ट एंड विल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट एंड विल्ड एनिमल्स में क्या है, जो आपको फॉरेस्ट के जो भी कैटेगरी है, जैसे पर्णपाती वन सुनते होगे, सदाबहार वन सुनते होगे, इसके बाद आप उष्णकटिबंधीय वन सुनते होंगे, तो इन सब का भी हम लोगों को पढ़ना है इसी फॉरेस्ट में। उसके अलावा है विल्ड एनिमल्स, इसमें जो है कई जानवरों को जो है कैटेगरी किया गया है, जो विलुप्त होने वाले कौन है, या कौन से जानवर जो है विलुप्त हो गए हैं, कौन विलुप्त प्राय हैं। इसके अलावा और भी इसमें जैसे नेशनल पार्क वगैरह नाम सुनते होंगे, तो उन सब का भी अध्ययन हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है हमारा एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। उसके बाद है फिर हमारा कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज। कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज में ही आप लोग को पढ़ना है, जो लौह उद्योग हो गया, ठीक है, चीनी उद्योग हो गया, इस तरह की जो भी फैक्ट्री वगैरह हो गया, प्लांट हो गया, ये इसकी स्थापना कहाँ पे हुई, नहीं हुई है, तो इन सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, जो भी हमारे पास यातायात के साधन हैं, जो और उसके अलावा जो संचार की सुविधाएं हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। फिर है वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में यही देखना है, जो सूर्य हो गए, उसके अगल बगल में जो भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, और किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कौन सा ग्रह बड़ा है, छोटा है, सूर्य से कौन सबसे नज़दीक है, दूर है। फिर कुछ और भी कंडीशन होती है, अपसौर उपसौर की घटनाएं, तो इन सब को हम लोग एटमॉस्फेयर के अंतर्गत पढ़ते हैं, नहीं एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। और एटमॉस्फेयर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जो एटमॉस्फेयर का जैसे आप सुनते होंगे स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या समताप मंडल, बहिर्मंडल, तो इन सब में, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटती है, जैसे पूछा जाएगा जो मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में घटती है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मैपिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं, मैपिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे जो मैपिंग या और ग्लोब एक ही बात है। जैसे आपको इसमें पूछ दिया जाता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती, कितने देशों से होकर गुजरती है। फिर कुछ पूछा जाता है जो विषुवत रेखा पे कब सूर्य लंबवत चमकती है, तो ये सब क्वेश्चन आपके मैपिंग से ही बनेंगे। इसके अलावा और भी जैसे कहते हैं आप लोग जो सार्क,
ठीक है, आसियान, ये सब जो संगठन है ये भी आपके मैपिंग से ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला है ट्राइब्स, जो कुछ जनजातियां हैं, जैसे भारत में भी बहुत सारी जनजातियां, गारो, खासी, जयंतिया, मुंडा, भील, तो इन सब जनजाति जो है ये कहाँ इनका निवास स्थल है, ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद है क्रॉप्स। क्रॉप्स में आप लोग सुनते हो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अनाज आ जाते हैं या फिर कौन से फसल आते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको ज्योग्राफी का भी जो सिलेबस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग को देखना है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस में मैंने क्लास 10th इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों के क्लास 10th में जो है एकदम से हवाबाजी कर दिया गया, मतलब ज़्यादा अच्छे से डिटेल नहीं है और जो भी बोल लो, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास 9 तो क्लास 10th और थोड़े से ऊपर लेवल से आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको मैंने कवर किया है। जैसे यहाँ पे अगर जो आप पढ़े होगे 9th क्लास में लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका, ठीक है, इसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में आपने अध्ययन किया होगा और इन्हीं सब के अध्ययन को मैंने एक ही कैटेगरी में कर दिया है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, इन सब के आर्टिकल्स के बारे में भी हम लोग को देखना है और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका पंचायती राज। पंचायती राज जैसे इसमें मुखिया या फिर प्रधान, नगर पालिका, इन सब के बारे में हम लोग को इसमें देखना है, ठीक है। अगला है आपका डेमोक्रेटिक मास स्ट्रगल एंड मूवमेंट। आप देखते होंगे बहुत सारे हमारे यहाँ जो है आंदोलन भी हुए, जैसे चिपको आंदोलन, ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन, इस तरह से बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उन सब आंदोलन को भी हम लोग को इसके अंतर्गत देखना है। अगला है पॉलिटिकल पार्टीज। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो राज्य स्तर की है या फिर पूरा राष्ट्रीय स्तर का है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इन सब को हम लोग को देखना है पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा जो कितने प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इन सब का भी हम लोग अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत। अगला है आपका फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के क्या गुण होते हैं, नहीं होते, क्या होता है फेडरल सिस्टम, इन सब को देखेंगे हम लोग फेडरल सिस्टम में, ठीक है। तो और इसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर लो आप इसमें, वो क्या है, जो बहुत सारे जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस या फिर जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हुए हैं, उनके कुछ न कुछ कथन होते हैं, ठीक है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स, जो ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया, तो उन स्टेटमेंट्स को भी याद करने की, समझने की तो बात है नहीं, याद करने की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पॉलिटिकल साइंस कवर करेगा, ठीक है। अगला देख लो, अगला क्या है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ज़्यादातर बच्चे जिनकी मतलब बोल सकते हो हवा टाइट हो जाती है, वो है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस, और इससे जो है बच्चे एकदम से थर थर काँप रहे हैं। मैं जब PYQ सॉल्व करा रहा हूँ तो बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो एकदम से हवाबाजी हो रहा है, मेरे सिर में मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो अब मैं उसका सिलेबस यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो क्या पूछा जा रहा है आप में। तो कुछ जो है आपके क्लास 10th के, जो क्लास 10th के वो मैंने रेड से यहाँ पे लिखा है, ये है आपके क्लास 10th के, और इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों से बन भी जाते हैं। लेकिन कुछ और क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन जो है कुछ और लेवल हो जाते हैं, जो कि आपका 11th 12th तक चला जाता है। और ये चीज़ जो है आप जब PYQ सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे इसमें पहला है इकोनॉमी एंड टाइप्स, जो अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं, उसके कितने क्षेत्र हैं, उन सबको देखना है। जैसे आपने सुना होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या फिर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, उन सब के बारे में। फिर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में GDP, GNP, ठीक है, इसके मतलब नेशनल इनकम का किस प्रकार से माप किया जाता है, क्या कठिनाई आती है, माप करने के तरीके कितने हैं, इन सब के बारे में हम लोग को देखना है नेशनल इनकम। फिर आपका मनी सेविंग एंड क्रेडिट। मनी सेविंग एंड क्रेडिट यानी जो मुद्रा क्या होती है, मुद्रा क्या होता है, उसके अलावा उसकी क्या परिभाषा बनती है। फिर है आपका जो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का क्या कमी है, दोष क्या है, उन सबको हम लोग को देखना है। अगला है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या देखना है, जो हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को इसमें हाईलाइट किया गया। बैंकिंग सिस्टम यानी इसमें जो है कोई भी चीज़ डिपॉजिट करते हो या फिर जमा करते हो तो किस प्रकार से करते हो, उधार लेते हो या ऋण लेते हो तो इसके लिए क्या है। इसके अलावा आपको इसी में पढ़ना है शेयर मार्केट्स,
ठीक है, शेयर मार्केट्स को भी इसी में भरना है। इसके अलावा बैंकिंग जो कुछ बैंक होते हैं राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, कुछ होते हैं राज्य स्तर के, कुछ होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो उन सबको भी भरना है हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अगला आपका ग्लोबलाइजेशन, इससे कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके क्लास 10th में शामिल है, तो बनेगा जो ग्लोबलाइजेशन का भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा या भारत ने कब अपनाया था। अगला है आपका कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, जो उपभोक्ता जागरण और उसका सुरक्षा। तो इससे भी आप मतलब इसमें ये पढ़ोगे जो हमारे उपभोक्ता का क्या अधिकार है। आप देखते होगे ना, जो कभी आपसे मतलब हमेशा आपके जब भी फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगाओ तो उसमें भी आपको 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी मिलता है। अगर जो नहीं दे, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ दे, अब जो समझ रहे हो, जो कुछ चीज़ें छोड़ के आप जो है और चीज़ें मंगाओ तो आपको 10 दिन या कुछ दिन का रिटर्न पॉलिसी देता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे रिटर्न करें। तो अगर जो वो ना दे तो फिर आप क्या कर सकते हो, उस पर आप अपील भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है ये तो आपका क्लास 10th का हो गया। उसके अलावा जो कुछ और जो क्वेश्चन जो आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ते हैं, वो क्वेश्चन जो है आपके कुछ इस तरह से आते हैं। इंडियन इकोनॉमी ये तो बना लेते हो, जिसमें आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना होता है। प्लानिंग कमीशन ही मेन है इसमें। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो इसको गौर मत करना, ठीक है, बस सुन लो। अगला है आपका मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। यहीं पे ज़्यादातर बच्चे एकदम से बोल सकते हो सठिया जाते हैं। हम लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं, सठिया जाना। सठिया जाना मतलब कुछ समझ में नहीं आना। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है जो भारतीय सरकार या मतलब जो आरबीआई है, आरबीआई जो भी नीति लाती है, जैसे मौद्रिक नीति जिसमें CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इन सब के बारे में हम लोग को इसमें देखना है। फिर मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ना है। और उसके बाद है आपका यही इन्फ्लेशन में वही चीज़ पढ़ना है। सरकार का जो है बजट, ठीक है, राजकोषीय नीति, इन सब के बारे में भी हम लोग को इसी के अंतर्गत। और अगर जो सबसे मोटा मोटी आप देखना चाहो एक चैप्टर, तो वो है आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसी में जो है आपको सारा का सारा इकोनॉमिक्स का जो भी बोल सकते हो जड़ी बूटी, सारा का सारा इसी में है, ठीक है। तो इस जड़ी बूटी को ग्रहण करो और इकोनॉमिक्स नामक जो समस्या है उससे निजात पाओ, ठीक है। तो बात रही आर्ट्स और कॉमर्स वालों की, तो आर्ट्स वालों के लिए जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। और जो कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वालों का जो है अभी तक एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, उनसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, तो अच्छी बात है। और आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एकदम से मजबूती दो। और मैंने बच्चों का आज डिमांड पूरा कर दिया तो पूरा हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो है अब जो है इससे भी बड़ी बात ये है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं जो हूँ CHS 11 का, ठीक है, CHS 11 का PYQ सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, PYQ सॉल्व कराता हूँ, जो कि आर्ट्स और कॉमर्स का होता है, आर्ट्स एंड कॉमर्स का। अभी मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, तो आप इस सिलेबस को ध्यान रखते हुए आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो आपका सारा का सारा जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड करना। मंडे टू वेडनेसडे चलता है और ये आपका 3 बजे से 4 बजे चला करता था, ठीक है, 4 बजे तक चला करता था। तो आप मैंने कई लेक्चर भी कवर किए हैं इस पर, तो आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर किसी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।